नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मणिपुर हिंसा के बीच कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों की अहम बैठक, कहा राजनीतिक संवाद शुरू होने तक केंद्र से कोई बात नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी का सवाल, कहा पुलवामा पहलगाम जैसे हमलों पर चुप क्यों है सरकार, कांग्रेस कर रही विशेष सत्र की मांग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 13 आप पार्षदों ने दिया इस्तीफा, बागी नेताओं ने बनाई अपनी अलग पार्टी। राहुल गांधी को बिहार के दरभंगा में रोके जाने का मामला, दिल्ली यूथ कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, बीजेपी पर भड़की कांग्रेस। तुर्की के खिलाफ एक और बड़ा कदम, शारदा यूनिवर्सिटी ने भी तोड़े एजुकेशन रिलेशन, इससे पहले जेएनयू जामिया ने भी तुर्की के साथ अपने शिक्षा समझौते किए रद्द। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान ने हर किसी को चौंका दिया है, जहां उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान की सेना को बता दिया गया था कि भारतीय सेना कहां और कब हमला करने वाली है, जिस पर बवाल मच गया है। विपक्ष के साथ ही आम नागरिक भी इसको लेकर सवाल उठा रहा है। तो क्या है विदेश मंत्री का दावा, जिस पर खड़े हो गए सवाल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। At the start of the operation, we have sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that advice. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि हमने पाकिस्तान को जंग की शुरुआत में खबर दे दी थी कि हम केवल आपके आतंकी शिविरों पर हमला करेंगे, जिस पर सवाल खड़े हो गए। विपक्ष ने विदेश मंत्री के इस बयान पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया है, साथ ही इसे देश के साथ गद्दारी तक बता दिया। दरअसल विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पहले ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर सीज फायर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीज फायर के ट्रंप के ऐलान और इस पर उनके दावे पर मोदी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष सवाल कर रहा है कि बार बार जो दावे ट्रंप कर रहे हैं उस पर मोदी सरकार का जवाब क्यों नहीं आ रहा। ऐसे में विदेश मंत्री के इस बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। बता दें, पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से ही कांग्रेस और पूरा विपक्ष संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इससे बचती दिखाई दे रही, जो सरकार से और भी सवालों को तेज कर रहा है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भी बयानबाजी दोबारा शुरू कर दी। ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत अमेरिका के साथ 0% टैरिफ के साथ व्यापार के लिए तैयार हो गया है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाती है या नहीं, और तमाम सवालों के जवाब दे पाती है या नहीं। इधर पिछले काफी वक्त से कांग्रेस सांसद शशि थरूर मोदी सरकार के हर कदम की सराहना करने के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि मोदी सरकार की तरफ से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को शामिल किया गया है, जहां वो वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष को रखते हुए दिखाई देंगे, जिस पर कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आ गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने दूसरे देशों में भारत का आतंकवाद के खिलाफ पक्ष रखने के लिए सांसदों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें कांग्रेस से सांसद शशि थरूर और एनसीपी से सुप्रिया सूले का नाम शामिल है। इसके अलावा भी कई सांसदों के नाम सूची में, जो दूसरे देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर पर देश का पक्ष रखेंगे। लेकिन इन तमाम नामों के बीच चर्चा केवल कांग्रेस सांसद शशि थरूर की हो रही है। इसके पीछे वजह है थरूर और पार्टी के बीच चली आ रही आंतरिक कलह, जो वक्त दर वक्त गहराती दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से आए इस न्योते पर जहां एक तरफ सांसद शशि थरूर ने खुशी जाहिर की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर बयान दिया। मोदी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी के साथ आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि जो पार्टी की ओर से नाम दिए गए थे उनमें थरूर का नाम नहीं था। कांग्रेस ने प्रतिनिधिमंडलों के लिए अपने 4 नेताओं आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के नाम का सरकार को सुझाव दिया था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखकर ये नाम दिए, जिस पर सियासी पारा गर्म हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान पर तीखा पलटवार किया है, जिसके बाद दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि कांग्रेस के इस बयान से थरूर और पार्टी के बीच चल रहा विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। इस पर थरूर क्या प्रतिक्रिया देते वो भी देखना दिलचस्प होगा। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक ऐसी सुनवाई हुई जिसमें एक याचिका ने सभी का ध्यान खींचा। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार भेजने के बहाने अंडमान सागर में मरने के लिए छोड़ दिया। तो क्या है पूरा मामला और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है रुख, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 16 मई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें केंद्र की मोदी सरकार पर रोहिंग्या प्रवासियों को जबरन निकाले जाने का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार भेजने के बहाने अंडमान सागर में मरने के लिए छोड़ दिया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए गए। कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि इन्हें जानबूझकर मौत की ओर धकेला गया।
हालांकि मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे पर असहमति जताई, बल्कि कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि वो सोशल मीडिया की मनगढ़ंत कहानियों को लेकर देश की न्याय व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कॉलिन गोंजाल्विस से सवाल पूछा कि जो दावा आप कर रहे हैं आखिर इसका आधार क्या है। इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया पोस्ट और एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को सबूत के तौर पर पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने दोबारा सवाल उठाते हुए कहा कि आप जिन कॉल्स का जिक्र कर रहे हैं उनकी पुष्टि कौन करेगा। इस तरह कोर्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह से बिना सबूत और अविश्वसनीय करार दिया। हालांकि इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस की रिपोर्ट का हवाला देने की कोशिश की। इसमें भारत से जांच की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने सख्ती से कहा, हम अपनी नीतियां विदेशी संगठनों की सलाह पर नहीं चलाते। हमारी एजेंसियां सक्षम है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं। इसी के साथ अदालत ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता के तत्काल सुनवाई के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने गोंजाल्विस से कहा कि वो याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भेजे ताकि सरकार चाहे तो इस पर विचार कर सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को 3 जजों की बेंच में होगी, जहां देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ नया मोड़ आता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रिटायर्ड जज के लिए विदाई समारोह का आयोजन नहीं किया गया, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना कि इस मामले पर सीजेआई बीआर गवई तक ने नाराजगी जाहिर की। तो कौन है वो जज जिसकी सुप्रीम कोर्ट में की गई अवहेलना, देखिए इस रिपोर्ट में। परंपरा के मुताबिक जब भी कोई जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होता है तो उसको फेयरवेल दिया जाता है, लेकिन जस्टिस बेला त्रिवेदी के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। खुद सीजेआई बीआर गवई ने इसकी कड़ी आलोचना की और इसे निंदनीय बताया, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह वकीलों के खिलाफ किए गए जस्टिस बेला त्रिवेदी के फैसलों को माना जा रहा है। दरअसल नियमों के पालन में कठोर मानी जाने वाली जस्टिस बेला त्रिवेदी ने जाली वकालतनामा का इस्तेमाल कर शीर्ष अदालत में कथित तौर पर फर्जी याचिका दायर करने के संबंध में कुछ वकीलों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने वकीलों के प्रति दया दिखाए जाने के बार के पदाधिकारियों के कई अनुरोध को खारिज भी कर दिया था। हाल ही में जस्टिस बेला त्रिवेदी ने एक याचिका दायर करने में कथित कदाचार के लिए कुछ वकीलों के खिलाफ सख्त एक्शन का आह्वान भी किया था और बाद में उनकी माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान उन्होंने इस बात पर दुख जताया था कि कुछ बार पदाधिकारी उन पर साथी वकीलों के खिलाफ कठोर आदेश पारित न करने का दबाव बना रहे थे, जिस पर खूब विवाद भी हुआ था। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में परंपरा के मुताबिक रिटायर होने वाले जज के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन के द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया जाता है, जो कि इस बार दोनों संगठनों ने नहीं किया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इन सबसे अलग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और उपाध्यक्ष रचना श्रीवास्तव उस वक्त वहां मौजूद रहे, जिसकी सीजीआई ने कपिल सिब्बल की सराहना की। बताते चले, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला जज थी, जिनका जुडिशियल करियर 3 दशकों से ज्यादा लंबा रहा। अपने कार्यकाल में उनका सख्त रवैया और फैसले सुर्खियों में रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों भारत को लेकर अपने बयानों से लेकर फैसलों के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच खबर है कि ट्रंप प्रशासन एक और बड़ा फैसला करने की तैयारी में है, जिसके बाद अमेरिका से पैसे घर भेजना भारतीयों को महंगा पड़ने वाला है। तो क्या है ट्रंप का अगला फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी सत्ता संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसले दुनिया को चौंका रहे हैं और खासकर भारत और भारतीयों को लेकर ट्रंप का रवैया पहले ही कई सवाल खड़े कर रहा है कि अब ट्रंप प्रशासन आउटवर्ड रेडिमेंस यानी अमेरिका से बाहर देशों में पैसा भेजने पर 5% टैक्स लगाने की योजना बना रहा है, जिससे हर साल भारत आने वाले पैसे पर अतिरिक्त 1.6 अरब डॉलर यानी कि करीब 13.3 हजार करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ सकता है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसके लिए एक बिल लेकर आने वाले हैं। इसका असर 4 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ने की संभावना है। इनमें ग्रीन कार्ड होल्डर और H-1B वीजा पर अमेरिका में रहने वाले भारतीय शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक इस टैक्स के चलते अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर सालाना 1.6 अरब डॉलर से ज्यादा का बोझ भी पड़ सकता है। यह अनुमानित राशि आरबीआई के हालिया लेख में प्रकाशित 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है। यानी ट्रंप का यह फैसला भारत और भारतीयों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत में विदेशों में आने वाला पैसा पिछले 1 दशक से 2 गुना हुआ है। मार्च 2025 में आई आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010-11 में प्रवासी भारतीयों ने 55.6 अरब डॉलर भारत भेजे थे। 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 118.7 अरब डॉलर हो गया। बड़ी बात यह है कि भारत को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने भेजा है,
भारत में आने वाले कुल पैसों में इन देशों की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा रही और खाड़ी देशों की तुलना में भी इन देशों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले का क्या प्रभाव होगा वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।